हेलो मित्रों, 22 जुलाई 2026 के डेली दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। सीएम भजनलाल साहब ये राजेश्वरी मंदिर जो कि बड़े मंदिरों में नहीं है उनमें दर्शन के लिए गए हैं, तो इससे सवाल आने की संभावना बन जाती है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये आरसीडीएफ को भारत सरकार ने फंड दिया था, जिसके कारण उससे फंडामेंटल से जुड़ा हुआ सवाल आया है। देखिए, जयपुर के बंद की घाटी में स्थित माँ राजेश्वरी मंदिर में दर्शन करने भजनलाल साहब गए हैं, जो कि एक शिव मंदिर है। अब ये सवाल आर्ट एंड कल्चर में आप रेगुलर पढ़ते रहे, लेकिन जो न्यूज़ में रहता है उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी टेंडेंसी रही है कि वहाँ से सवाल आते रहे हैं। तो एक बार इस राजेश्वरी मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं। जयपुर की बंद घाटी में दिल्ली रोड पर माँ राजेश्वरी माता का मंदिर है। एक तो बहुत प्राचीन है, तांत्रिक पद्धति पर मंदिर बना है। दूसरा, कब कौन बनाया? जयपुर के तात्कालिक राजा थे सवाई प्रताप सिंह ने यह बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि तुंगा युद्ध पर मराठों पर जीत मिली थी, इसकी खुशी में 1780 में बनाया था। किस शैली में मंदिर बना हुआ है? मंदिर सुंदर हवेली शैली में बना हुआ है और ऊंची दीवारें हैं। एक दूसरी और बात है कि तंत्र मंत्र की आपको पता है कि ये जो तांत्रिक पद्धति है ये एक नया धर्म के रूप में उभरी थी, शाक्य धर्म के रूप में, और उसने बौद्ध धर्म पर भी प्रभाव डाला। तो इसे ध्यान में रखकर ये ऊर्जावान मंदिर, मतलब ये तंत्र मंत्र पद्धति के होते कारण यहाँ अत्यधिक ऊर्जा का स्थान ऐसा माना जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब गए हैं तो ये सवाल आने की बहुत संभावना रहती है। अगली खबर देखते हैं कि ये 3 व्यक्ति को मदन मोहन भट्ट स्मृति सम्मान दिया जा रहा है। रविंद्र उपाध्याय, मनभावन डांगी और राकेश मिश्रा। आप देखिए, 42वां पंडित मदन मोहन भट्ट राष्ट्रीय स्मृति संगीत महोत्सव में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आपको पता है कि पंडित मदन मोहन खुद पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, तो उनकी स्मृति में जो अवार्ड दिया जाएगा, पार्श्व गायक जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो देते हैं उनके लिए रविधन इंद्र उपाध्याय। इनमें सब में आप हिंदी के हिसाब से संधि विच्छेद के हिसाब से आप एसोसिएशन करके याद कर सकते हैं। और रविंद्र उपाध्याय, रविधन इंद्र दीर्घ। और ये वायलिन वादक के रूप में पंडित मन भावन, मन को भाने वाले डांगी साहब, मन भावन डांगी को। अच्छा, पार्श्व गायक के रूप में रविंद्र उपाध्याय, वायलिन वादक के रूप में पंडित मन भावन। और एक नई बात है, चूँकि ये आर्ट एंड कल्चर के रूप में भले ही अवार्ड दिया जाता हो, लेकिन वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर राकेश मिश्रा को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। ये नई बात है। तुक्केबाजी में ऐसा लगता है कि पंडित मदन मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट अवार्ड है और केवल आर्ट एंड कल्चर के रूप में दिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पशु के सेक्टर में भी इसे दिया गया है, पशु चिकित्सा के बेहतरीन योगदान के लिए। एक और अवार्ड है, नरेंद्र सिंह रावत को बेस्ट इनोवेटिव स्कूल अवार्ड दिया है। ये जो रावत एजुकेशन ग्रुप के निदेशक है डॉक्टर नरेंद्र सिंह रावत, इनको राजस्थान एजुकेशनल कॉन्क्लेव 2026 के लिए ये अवार्ड दिया गया। प्रेमचंद बेरवा ने ये अवार्ड दिया था। तो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी चाहिए। ये लेबर पार्टी के एंटी बर्नहेड ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो गए 59th, ये आपने कवर कर लिया था। ये जो क्यूडोंग है जापान की डेंगू की वैक्सीन, ये भी हमने कवर कर लिया था। थोड़ी सी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि जापान की दवा कंपनी ताकोदा, ये कंपनी बना रही है, ये वैक्सीन बना रही है। इसे 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए दिया जा सकता है। स्टेटमेंट आ सकता है कि किन किन लोगों के बीच में दिया सकता है। आपको लग सकता है कि 4 साल का छोटा बच्चा होगा, उससे क्या ही दिया जाता होगा, लेकिन दिया जाता है। 3 महीने के अंदर 2 डोज देने होते हैं। और भारत चूँकि दुनिया का 1/3 डेंगू की आबादी वाला लोग प्रभावित हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन और है कि NHI ने मार्ग मित्र AI हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। ये सिंगल विंडो है जो 22 भाषा में उपलब्ध होगा। फिर ये एक इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिजिट्स, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बैकएंड में गोल्ड रहेगा, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटीज़ है वो मार्केट में इश्यू की जाएगी और ऑनलाइन ट्रेडिंग की जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का एक अलग से सेगमेंट लॉन्च किया है, जिसमें उसमें अलग से पारदर्शी बिजनेस होगा, डीमेट सिक्योरिटीज होगी और सेबी इसको अलग से वोल्ट रखेगी। एक और थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन है कि कर्नाटक के जो सरकारी स्कूल में वहाँ तीसरी भाषा के रूप में AI कौशल की शिक्षा पढ़ाने का फैसला किया है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत ये पढ़ाया जाएगा और सरकारी AI अतिथि शिक्षक इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। फिर एक और करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भारतीय मूल के उदय रुद्राजू को OpenAI ने क्यूटेंग नामक विभाग का CTO बनाया है। एक उच्च स्तरीय पोस्ट है। ये सम्मान करने के लिए भारत के आदमी वैज्ञानिक कितने इंटेलिजेंट और साइंटिफिक है कि विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड बनते जा रहे हैं। टर्म इन न्यूज़, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट आपको याद रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में कमा रहा है
तो जो जो जिस देश में कमा रहा है और जिस देश का वो निवासी है, दोनों में टैक्स नहीं देना पड़े, इसके लिए दोनों देश है वो समझौता करते हैं कि कौन सा व्यक्ति टैक्स लेगा, कौन सा नहीं लेगा। इससे संबंधित बातें हैं। क्यों न्यूज़ में है? भारत और श्रीलंका ने डबल टैक्सेशन एंड टैक्स में जो खामियां चली आ रही थी, त्रुटियां आ रही थी, उसको रोकने के लिए कुछ एंटी एब्यूज़ नियम जोड़े हैं, जिसके कारण ये न्यूज़ में है। राजस्थान एनर्जी समिट हो रहा है, कौन कि किसकी ओर से? कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, ध्यान रखना, CII, फिक्की नहीं है, CII है। 23 जुलाई को राजस्थान एनर्जी समिट का 7वां संस्करण हो रहा है। तुक्केबाजी में आपको लग सकता है पहला, 10वां, 7वां, नहीं 7वां है। इसकी थीम आपको रखने, एक्सलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। एक्सलरेटिंग मतलब त्वरण देना, द नेक्स्ट फेज आपको पता है हाइड्रोजन एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें जो मुख्य सचिव V श्रीनिवासन साहब हैं वो भागीदारी निभा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि RCDF एक दूसरे करंट अफेयर्स के न्यूज़ के कारण न्यूज़ में थी, लेकिन सवाल उन्होंने फंडामेंटल में पूछा। उनकी स्थापना 1977 में की गई, राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो और वापस RCDF न्यूज़ में है कि ये ये RCDF अब खुद अपनी पैकेजिंग सिस्टम चालू करेगी। दूध, घी, अन्य उत्पादों को अपनी पॉलीफिश और RCDF खुद का तैयार करेगी। ये पैकेट पे लिखा होगा कि ये RCDF द्वारा निर्मित है। इन्फॉर्मेशन छोटी है लेकिन फंडामेंटल से सवाल आ सकते हैं। आपको पता है, मैंने पहले ही कवर किया था, मेट्रो दूसरा फेज़ प्रहलादपुर से टोडी रोड तक हो रहा है। इसका भजनलाल साहब ने उद्घाटन किया है। इसमें 41 किलोमीटर लंबा होगा, याद रखना है। 36 स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें 34 एलिवेटेड है और 2 भूमिगत स्टेशन है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो ग्लासगो में 23 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, उनमें जो पिछला 2022 का बर्मिंघम गेम हुआ, उनमें 19 खेल थे, इस बार घटाकर 10 कर दिए हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा पदक संभावना वाले खेल हैं उनको हटाया गया, इसलिए न्यूज़ में है। बैडमिंटन हटाया, कुश्ती आपको पता सर्वाधिक हम जीतते हैं। हॉकी भी इंडिया अच्छा खासा खेलता है। टेबल टेनिस तो ठीक ठाक है। क्रिकेट में गोल्ड मेडल श्योर था। स्क्वैश में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसके कारण बहुत सारे खिलाड़ी भारत के बाहर हो गए थे। बर्मिंघम 2022 में भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 30 मेडल तो ये जो हटाए गए गेम है इन्हीं में से जीते थे। अब ये जो भजनलाल शर्मा साहब ने भारत की जितनी भी राजस्थान की जल परियोजना है वहाँ पर एक मेंस का 10 नंबर का सीधा सीधा सवाल ही उठाकर प्रस्तुत कर दिया। ये मेरे को लगता है कि पेपर आउट ही है। पूरी जितनी भी राजस्थान में जल परियोजना चल रही है उससे संबंधित पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज में है कि यमुना, चंबल, नर्मदा, माही, अनास, जाखम, बनास, सतलुज, व्यास, रावी नदियों का वैज्ञानिक उपयोग करके हम कैसे राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने नाम लिया है कि राम जल सेतु परियोजना, जिसे संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक भी बोलते हैं। इससे इन्होंने कहा कि 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। ये 17 जिले आपको याद होना चाहिए। देखो, 4 तो हाड़ौती के हैं, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। उसके बाद उसके पास वाले सारे ज़िले आप देख लो। दौसा हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली, डीग, अलवर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड, धौलपुर, खैरपुर, तिलतिजरा। तो ये सारे 17 ज़िले आपको याद होने चाहिए। और दूसरी बात है कि ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ और वेस्टर्न सारे ज़िले एक साथ क्लस्टर में है, तो वो आसानी से अंदाज़ लगाया जा सकता है। आपको बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका ध्यान रखना है कि कौन कौन सा नहीं है। उसके बाद इस परियोजना से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कौन कौन से बांध बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। नवनेरा बांध और इस इसरदा बांध का प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। और रामगढ़ और महलपुर बैराज और नवनेरा पंप हाउस बन रहा है तीनों। बूंदी जिले में 2280 मीटर लंबा चंबल एडवाडक्ट देश का सबसे बड़ा एडवाडक्ट बन रहा है, याद रखने वाली चीज़ है। फिर यह है कि जो ये गलवा, फिर वहाँ से बिसलपुर से इसरदा, ये तीनों का फीडर है, बांधों का तीनों का फीडर बनाया गया है। फिर एक और फीडर है इसरदा से लेकर भरतपुर फीडर। फिर एक और है मोर सागर रिजर्वोयर पानी इकट्ठा करने के लिए। फिर इसरदा रामगढ़ जयपुर फीडर। फिर एक और है जयसमंद अलवर कन्वेंस सिस्टम 2028 तक पूरा हो जाएगा। ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगली बात इन्होंने कही है कि ये जो हम लोग यमुना जल प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में चल रहा है उसके लिए ओखला हेड से कौन कौन से तहसीलों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, तो कामा, पहाड़ी, डीग और कुम्हेर के
58,236 हेक्टेयर जल को सिंचाई की पानी की सुविधा मिलेगी। हथनीकुंड से 577 MCM जल पाइपलाइन के जरिए राजस्थान में लाने के लिए संयुक्त DPR तैयार हो चुकी है। सारी नदियों के बारे में इन्होंने बोल दिया है। ये एक तरीके से कंपाइल्ड नोट्स हैं। पश्चिम राजस्थान में इन्होंने बात कहा कि ये जो नर्मदा में चल रही लड़ाई है हमने समाप्त कर दी है, जिसके कारण जालोर, बालोतरा और बाड़मेर में पेयजल और सिंचाई दोनों की सुविधा मिलेगी, जिसके कारण 2.46 लाख हेक्टेयर जल को सिंचित होगा। दक्षिणी राजस्थान में देवास परियोजना, बागोलिया फीडर, खारी फीडर क्षमता विस्तार का कार्य हो रहा है। खारी फीडर की क्षमता हमने 400 से बढ़ाकर 800 क्यूसेक कर दी है, जिससे राजसमंद बांध में जलग्रहण का 1000 से बढ़कर 1700 MCFT होगा। फिर अगली बात इन्होंने कही है कि ये जो अनास नदी है उसके पास में जो जवाई नदी लूणी दिखाई दे है और उसको जालोर पानी जाने की जो लिंक परियोजना है से अनास नदी के अधिशेष जल को सोम कमला अंबा बांध के जरिए जवाई और जालोर तक जल पहुंचाया जाएगा, जिसके कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर, पाली, जोधपुर, जालोर को 22,500 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। बागड़ क्षेत्र में अपर हाई लेवल कैनाल से 22,000 हेक्टेयर तथा पीपलूट हाई लेवल कैनाल से 5,000 हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा, जिसके कारण प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद को पेयजल मिलेगा। बेणेश्वर धाम विकास और मोरेन नदी पुनर्विकास सौंदर्यीकरण के प्रथम चरण में कार्य प्रारंभ हो चुका है। चंबल बाढ़ राहत बनास लिंक, जाखम जयसमंद बनास लिंक परियोजना जयपुर, अजमेर, टोंक, नागौर, भरतपुर, करौली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ सहित अनेक जिलों को पानी देगा। जाखम लिंक परियोजना 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एस्केप जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिला के जितने भी नदी परियोजना चल रही थी वहाँ से सभी चीज़ों को जोड़कर इन्होंने बना दिया है। आज की न्यूज़ में इतना ही था। धन्यवाद।